नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अतुल्य एग्जाम गुरु में। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक आपके सिलेबस के रिगार्डिंग एक पर्टिकुलर टॉपिक साइंस का वो लेके चलूँगा। साइंस के भी फिर फर्दर आप देखते हो कि 3 पार्ट है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और भौतिक विज्ञान। ठीक है, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। ठीक है, उस हिसाब से हम सबसे पहले आपका पर्टिकुलर टॉपिक कौन सा सब्जेक्ट, बायोलॉजी। क्या कहोगे? बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। जीव विज्ञान ये पर्टिकुलर छोटा सा टॉपिक लेके चलेंगे। एक्चुअली क्या है, जीव विज्ञान जो सब्जेक्ट है आपका, जो बायोलॉजी है, उसके अंदर हर एग्जाम के अंदर 2 से 3 जर्नली क्वेश्चन कवर होते रहते हैं। ठीक है, तो हम बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक चलेंगे। हाँ, आजकल जैसे जिस हिसाब से एचएसएससी ने ट्रेंड कर रखा है एग्जाम का, उसके अंदर क्या जर्नली थोड़े आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे ज़्यादा नहीं 2 से 4 लेक्चर रहेंगे, वो एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, जिसके अंदर आपकी जो अलग अलग से जो आ रहे हैं ना, वो भी हम सभी कंप्लीट एकदम कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोलॉजी या मतलब जीव विज्ञान। ठीक है, तो जैसे आपको हिंदी नाम से स्पष्ट हो रहा है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का मतलब क्या है? जीव और विज्ञान, जीवों का जो विज्ञान है। ठीक है, उस हिसाब से जो इंग्लिश का वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड क्या है आपका? बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब क्या है? सबसे पहले देखो कि आप जो आपका बायोलॉजी वर्ड है वो एक क्या, किस भाषा से लिए? ग्रीक लैंग्वेज। ग्रीक लैंग्वेज जो आपकी कौन सी भाषा थी? ग्रीक लैंग्वेज। अब ग्रीक लैंग्वेज का आपके दिमाग के अंदर ये आना चाहिए कि सर ग्रीक लैंग्वेज क्यों यूज की, जो ग्रीक भाषा है वो यूज क्यों की। तो सबसे पहले देखोगे लगभग आपकी जितने भी जो टेक्निकल नेम्स है सभी ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए। ग्रीक लैंग्वेज से क्यों? क्योंकि इस लैंग्वेज को आप बोलते हो डेड लैंग्वेज या मृत भाषा। ठीक है, मृत भाषा और डेड लैंग्वेज। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये ऐसी भाषा होती है जिसके अंदर टाइम के हिसाब से आपकी चेंजिंग नहीं होगी। मतलब आपने बोल दिया कि बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान है ग्रीक लैंग्वेज में, तो ये सदा का सदा आपके जीव विज्ञान ही रहेगा, मतलब कोई चेंजिंग पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं आप? ग्रीक लैंग्वेज। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि आपका जो वर्ड है बायोलॉजी, अब कह तो दिया आपने कि ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। अब बायोलॉजी का मतलब क्या है ग्रीक लैंग्वेज में? बायोस प्लस लोगस। ठीक है, अब बायोस प्लस लोगस का मतलब क्या है? बायोस मतलब संजीव। संजीव मतलब जो लिविंग थिंग्स है, जो लिविंग्स है। ठीक, कहने का मतलब संजीव। और लोगस का मतलब क्या है? अध्ययन करना, स्टडी या अध्ययन करना। ठीक है, तो यहां से आपको स्पष्ट हो रहा है कि संजीवों की आपकी स्टडी करना मतलब क्या? संजीवों का अध्ययन करना या स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। समझ रहे हो इस बात को? बायोलॉजी का मतलब क्या निकल गया यहाँ से? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स या संजीवों का अध्ययन करने क्या कहलाता है आपका? बायोलॉजी या जीव विज्ञान। ठीक है, अब सबसे पहले देखो आपने बोल तो दिया कि संजीवों का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा आपकी? बायोलॉजी। अब सबसे पहले दिमाग के अंदर बात तो ये आनी चाहिए कि सर संजीव आपने किस चीज को कहा? संजीव या आप लिविंग कह रहे हो जिसको, उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन, क्या गुण धर्म है, किसके बेसिस पे आप किसी चीज को संजीव कहोगे, किसी चीज को आप निर्जीव कहोगे। जैसे आप देख रहे हो आपके सामने है कि एक ये बोर्ड है, ये मार्कर है, ये डस्टर है। ठीक है, ये चीजें क्या आपकी? नॉन लिविंग, मतलब क्या? निर्जीव, संजीव नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हो, तो वो क्या है? आप लिविंग, तो मतलब संजीव। तो आप किस बेसिस के ऊपर या किन गुण धर्म के बेसिस के ऊपर, किन गुण के करेक्टर के हिसाब से आपने इन चीज़ों को नॉन लिविंग बोला, निर्जीव बोला, और मेरे को आपने संजीव बोला? तो हम सबसे पहले वही डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी की और वहाँ से कुछ एक टर्म्स निकाल गए, कुछ एक गुण धर्म निकाल गए, जिनके बेसिस पे आप संजीव और निर्जीव को अलग अलग कैटेगराइज कर रहे हो। ठीक है, उनमें सबसे पहले आया था कि कौन सा गुण धर्म, कौन सा? हिलना डुलना। हिलना डुलना मतलब क्या है? मूवमेंट। जनरली हमारा जो सिलेबस रहेगा यहाँ पे बाइलैंग्वेज चलेगा। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी और इंग्लिश वाले बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो टर्म थी वो क्या थी? हिलना डुलना। कि वैज्ञानिकों ने कहा कि जो चीज़ अपने हिसाब से, अपनी मर्जी के मुताबिक जो हिल डुल सके वो क्या होगी? आपकी लिविंग होगी, और जो नहीं हिल डुल सके वो क्या होगा? आपकी नॉन लिविंग। ठीक है, लेकिन मान लिया लोगों ने, लेकिन यहाँ से कुछ एक बातें निकल के आई, जैसे आंधी तूफान आ गया, जैसे कोई भी आपका कचरा, कोई कागज पड़ा है बाहर, वो आंधी के साथ में तूफान, मतलब हवा के साथ में वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, इधर उधर जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि आंधी आने से वो क्या लिविंग हो गया? नहीं, लेकिन क्या है जिसके कारण ये आपकी कैंसल आउट होगी। उसके बाद में सेकंड गुण धर्म जो साइंटिफिक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जिसके अंदर वृद्धि हो, वृद्धि या ग्रोथ,
अब ग्रोथ कहने का मतलब क्या है कि जो भी चीज़ें, जो भी वस्तुएं, जो भी थिंग्स अपनी टाइम के हिसाब से, टाइम इंक्रीज होगा, टाइम के हिसाब से उनकी ग्रोथ या उनकी हाइट, ग्रोथ कहने का मतलब क्या है, उसकी हाइट या वेट कुछ भी, तो टाइम के हिसाब से अपनी जो ग्रोथ करे। जैसे आप लगाओ एक पेड़ है, ट्री, ठीक है, ट्री को मैंने उगाया, आज एक बीज था, ठीक है, आज के बाद में मैं 3 साल के बाद में देखता हूँ वो बीज का क्या बन गया, पेड़, ठीक है, कुछ एक साइज का पेड़ बन गया। मतलब क्या है, टाइम के हिसाब से एक पहले ग्रोथ उसका साइज कितना था, बिल्कुल माइन्यूट सा, उसके बाद में उसका साइज क्या होगा, इतना बड़ा, ठीक है। तो ये मतलब है वृद्धि या ग्रोथ का, ठीक है, जो टाइम के हिसाब से अपना हाइट इंक्रीज करे, बढ़ा भी सकते हैं और हाइट अपनी डिक्रीज भी कर सकते हैं, मतलब घटा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये मान ली उन्होंने कि ये गुणधर्म जिसमें पाया जाएगा वो क्या होगा आपका लिविंग, सजीव, और जिसमें नहीं पाया जाएगा वो क्या होगा आपका नॉन लिविंग, ठीक है। लेकिन यहाँ से भी कुछ एक एग्जाम्पल निकल के आए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हो, भूगोल के अंदर पढ़ते हो कि आपका जितने भी माउंटेन्स हैं, ठीक है, जितने भी पर्वत है, जितने भी पहाड़ है, आपने देखा होगा कि सुना भी होगा कि जितने माउंटेन है, जितने पहाड़ है, साल बाय साल मतलब कुछ टाइम के बाद में अपनी जो हाइट है वो कुछ मिलीमीटर सेंटीमीटर इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, लेकिन कहने को तो जो पहाड़ है आपके वो क्या है, बिल्कुल नॉन लिविंग है, पत्थर है, मिट्टी है, लेकिन टाइम के साथ में वो क्या अपनी हाइट इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ से ये भी जो गुणधर्म था वो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। उसके बाद में जो टर्म आई थी निकल के वो कौन सी थी आपकी, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म या उपापचय, उपापचय की प्रक्रिया या मेटाबॉलिज्म। सिंपल भाषा में देखोगे इसका मतलब क्या है, उपापचय थोड़ा भारी लैंग्वेज वर्ड हो गया, तो मतलब क्या है कि जिसमें पाचन की प्रक्रिया हो, पाचन या डाइजेशन की, ठीक है। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या, जिसमें पाचन की प्रक्रिया हो या उपापचय की प्रक्रिया हो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी लिविंग थिंग्स, जो भी वस्तुएं अपना खाए हुआ भोजन पचा सके वो क्या होगा आपका लिविंग होगा, संजीव होगा, और जो नहीं पचा सके, जो डाइजेस्ट ना कर सके वो क्या होगा आपका नॉन लिविंग, ठीक है। लेकिन ये भी चलता रहा, लेकिन कुछ एक एग्जाम्पल यहाँ से निकल के आई कि जिनसे लगा कि भोजन तो पच रहा है लेकिन फिर भी वो क्या है, नॉन लिविंग है, निर्जीव है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी देखा होगा कि जो 2 से 3 महीने का जो बच्चा होता है, बेबी होता है, वो दूध पीता है। जैसे आपने ये भी पता होगा कि दूध आपका पच के क्या बनता है, दही या लस्सी, ठीक। उसी हिसाब से जो आपका 2-3 महीने का बेबी होता है वो दूध पीता है, दूध थोड़ी टाइम बाद में वो वापस गिरता है, मतलब क्या, दूध फटा हुआ निकलता है उसके पेट से, दही बना हुआ, ठीक है। वही चीज़ आपके घर में भी हो रही है, जो आप दूध जमा रहे हो, किसी बर्तन के अंदर दूध जमा रहे हो, क्या बन गया उसका, दही। तो कहने का मतलब ये था कि जो मेटाबॉलिज्म, वो पाचन की जो प्रक्रिया है वो बच्चे के अंदर थी, मतलब बच्चा क्या है आपका संजीव। लेकिन यहाँ पे यही प्रोसेस सेम किस में हो रहा है, बर्तन में। अब ये आप ये नहीं कह सकते कि ये बर्तन क्या है, संजीव है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी कैंसिल आउट हो गया था, ठीक है। उसके बाद में भाई लगातार स्टडी चल रही थी, कोई ठोस रीजन, कोई ठोस का ऐसा कोई गुण मिले जिसके बेसिस पे आप उसको कह दो कि ये क्या है, लिविंग है और ये क्या है, नॉन लिविंग, ठीक है। उसके बाद में 4th रीजन आया, वो क्या था, रिप्रोडक्शन या प्रजनन की प्रक्रिया, प्रजनन की प्रक्रिया या रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन की जिन जीवों के अंदर, जिन वस्तुओं के अंदर प्रजनन की क्षमता होगी, जो रिप्रोडक्शन कर सके। अब रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, जो अपने वंश को बढ़ा सके, जो अपने बच्चे पैदा कर सके, वो क्या होंगे आपके लिविंग होंगे। जो अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकते या जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते वो क्या होंगे आपके नॉन लिविंग, ठीक है। ये कंसेप्ट सबसे कुछ टाइम के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग था, बहुत टाइम तक चला था, लेकिन ठीक है, जैसे जैसे कुछ थोड़ी और डिटेल में स्टडी होती गई उस हिसाब से खामियां नजर आती गई। इस कंसेप्ट के अंदर खामियां क्या नजर आई कि जैसे वैज्ञानिकों ने थोड़ा और अध्ययन डिटेल से स्टडी की, तो यहाँ पे अपने इन्वायरमेंट के अंदर कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल निकल के आए जो जीवित होने के बावजूद भी रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी नहीं है, मतलब जो प्रजनन तंत्र है उनका वो क्या काम नहीं कर रहा। जैसे किसका एग्जाम्पल हो गया आपको, जैसे आपका है 3rd जेंडर, जो आपकी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है। क्या बोलते हो, ट्रांसजेंडर, मतलब हिंदी में आप बोल देते हो जिसको किन्नर या ट्रांसजेंडर, ठीक है। जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, जो किन्नर कम्युनिटी है, वो लिविंग तो है लेकिन उनके अंदर जो प्रजनन तंत्र है वो उनका काम नहीं, इनफंक्शनल है, जो काम नहीं कर सकता, जिसके कारण वो क्या अपने वंश को बढ़ा नहीं सकते, ठीक है।
उसने ये देखो, अब इस कंडीशन के अंदर क्या कहा था कि जो प्रजनन कर सके वो ही लिविंग है, जो नहीं कर सकते वो क्या है, नॉन लिविंग। लेकिन यहाँ से खारिज हो गई ये स्टेटमेंट भी। क्यों? क्योंकि जो किन्नर समुदाय है, जो ट्रांसजेंडर है, या दूसरा एग्जांपल लगाओ, आप देखते हो खच्चर, जो है खच्चर, ठीक है, जो खच्चर हो गया या ट्रांसजेंडर हो गया, या तीसरा एग्जांपल देखो आप मधुमक्खी के छत्ते के अंदर जो आपकी हनी भी पाई जाती है, वो कौन सी, वर्कर या ड्रोन, ठीक है। तो वो भी क्या है, उनमें देखते हो कि आप जो किन्नर हो गए, खच्चर हो गए, वो भी क्या है, जीवित तो हैं, लेकिन उनके अंदर रिप्रोडक्शन की शक्ति नहीं या प्रजनन की क्षमता नहीं है। तो मतलब क्या होगा, ये स्टेटमेंट भी क्या होगी आपकी, खारिज, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल स्टेटमेंट निकल के आई जो ठोस, जिसको आप ठोस स्टेटमेंट कह सकते हो, कि इसके बेसिस पे आप लिविंग और नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव को निर्धारित कर सकते हो। वो कौन सी स्टेटमेंट थी आपकी, उत्तेजना की प्रतिक्रिया, उत्तेजना की प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई या उत्तेजना की प्रतिक्रिया। अब जैसे आपने थोड़ी बहुत अगर भौतिक विज्ञान मीन्स फिजिक्स पढ़ी है, तो आपने देखा होगा कि वहाँ से दो चीज़ें निकल के आती है, कि एक्शन और रिएक्शन, कि कोई भी आपका काम हो रहा है वो दो पेयर के अंदर हो रहा है, एक्शन और रिएक्शन, ठीक है। कहने का मतलब उत्तेजना, अगर किसी को उत्तेजना दी तो उसके अगेंस्ट में आपका कि उसका क्या रिस्पॉन्स है, उसने या क्या काम किया, प्रतिक्रिया उसकी, ठीक है। कि आपने कोई भी एक्शन किया, उसके रिस्पॉन्स में उसका क्या होगा, उसने रिएक्शन क्या दिया, तो वो क्या है आपकी उत्तेजना की प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अब ये एक्शन, अब ये प्रतिक्रिया कई टर्म में हो सकती है, जैसे कि ये प्रतिक्रिया कि आपको दिखे, आप उसको देखने में सक्षम हो या नहीं हो, या दूसरी क्या होगी, महसूस कर सकते हो उसको, ये दोनों टर्म होगी क्या होगी, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके देखते हो आप, किसका, आपका जो टर्टल है, टर्टल जो कछुआ है, अब उसको देखो, ठीक है। जैसे आपने कछुए को छुआ तो उसको आपसे क्या हुई कि उसको खतरा महसूस हुआ, ठीक है। अब वो खुद को बचाने के लिए आपका छूना उसको क्या था, आपका एक्शन या उसको उत्तेजना देना, ठीक है। उसके अगेंस्ट में उसने खुद को बचाने के लिए अपनी जो गर्दन थी, जो अपने पैर थे, वो उसने अपने अंदर खिसका लिए, मतलब क्या, उसने जो आपने उत्तेजना दी थी, मतलब उसको जो छुआ था उसके अगेंस्ट में उसने क्या किया, आपकी प्रतिक्रिया जो दी है वो उसकी क्या था, रिएक्शन। तो सिंपल सी बात है कि जो वो क्या था, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, मतलब उत्तेजना की प्रतिक्रिया। जिस जीव के अंदर भी आपकी उत्तेजना की प्रतिक्रिया पाई जाए या रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप अगर आप उसको एक्शन दे रहे हो, एक्शन के अगेंस्ट में अगर उससे आपको रिस्पॉन्स मिले, वो क्या होगा, आपका लिविंग होगा, संजीव होगा। और जो ये काम ना करे वो क्या होगा, आपका नॉन लिविंग या निर्जीव होगा। तो सबसे लास्ट एंड फाइनल मतलब जो ठोस गुण, जो धर्म गुण, जो ठोस कैरेक्टर मिला था लिविंग के अंदर, वो क्या था, आपकी उत्तेजना की प्रतिक्रिया। कि जिस भी जानवर के अंदर, जिस भी जीव जंतु के अंदर आपकी उत्तेजना की प्रतिक्रिया हो, वो क्या होगा, आपका लिविंग। जिसमें नहीं होगा वो क्या होगा, आपकी नॉन लिविंग, ठीक है। अब बता तो दिया आपको 5 डेफिनेशंस कि आप लिविंग और नॉन लिविंग, संजीव और निर्जीव किसको कहोगे। अब बात है एग्जाम की, कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे आएगा। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इस हिसाब से आता है कि वो अगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा आप लिविंग की गुण धर्म है या नॉन लिविंग का, ठीक है। उसके बाद में आपको अब इनमें से 5 ऑप्शन में से कोई 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। उसके बाद में 4 ऑप्शन में से आपको टिक किसको करोगे आप। अगर उसने इन 5 में से कोई एक ऑप्शन क्लिक किया और 4 ऑप्शन कहीं बाहर से दे दिए, तो डायरेक्टली बात, सिंपल सी बात है कि आप इन 5 में से कोई एक सिलेक्ट करोगे, ठीक है। अगर इन 5 में से कोई 4 ऑप्शन दे दिए, फिर किसको सिलेक्ट करोगे आप। जो मैंने आपको जो सीरीज सीक्वेंस लिखवाई है वो, कि सबसे पहले आप किसको क्लिक करोगे, अब जो 5th ऑप्शन है उत्तेजना की प्रतिक्रिया। अगर ऑप्शन में ये ना है, उसके बाद में किस पे, प्रजनन की प्रक्रिया पे जाओगे। अगर प्रजनन की प्रक्रिया नहीं है तो फिर उसके बाद में जो मेटाबॉलिज्म है, उपापचय या जो पाचन की प्रक्रिया थी उस पे जाओगे। अगर ये भी ऑप्शन में ना है तो फिर उसके बाद में आप वृद्धि पे जाओगे। अगर वृद्धि भी ऑप्शन में ना है, फिर लास्ट में आप किसको सिलेक्ट करोगे, मूवमेंट पे। तो आज हमने क्या समझा कि आप लिविंग, नॉन लिविंग, निर्जीव और संजीव किसको कहोगे, और संजीव के अंदर कौन से गुण धर्म पाए जाते हैं, वो ये 5 गुण धर्म थे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में स्टार्ट होती है वो चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है बच्चों।